वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया, एक दिन सरेआम नदा दी जाएगी। मैं जब अंदर गया था मैंने सोचा भी नहीं था कि बाहर तो हर तरफ हमारा रज्ज आम है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। तो ये मेरी आजमूदा दुआ है, ये दुआ याद करें, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को याद करवाएं। छोटी सी छोटी तकलीफ के ऊपर ये दुआ पढ़ें। बच्चा गिर गया ये दुआ पढ़ें, बच्चा बीमार हुआ ये दुआ पढ़ें, एक्सीडेंट हो गया ये दुआ पढ़ें, कोई फौत हो गया ये दुआ पढ़ें। अल्लाह ताला बेहतर नेमुल बदल अता फरमाने वाला है इंशाअल्लाह ताला। बाकी ये खवारिज का जो सिलसिला है ये तो जाहिर है जब तक इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे ये जारी रहेगा। और ये देखें कैसा मौका ढूंढते रहते हैं, कभी PSL आता है तो ये अपना काम डालने की कोशिश करते हैं, कोई क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आई हो, अभी ये पतंगबाजी का सिलसिला था तो इन्होंने अपना लुच फ्राई करने की कोशिश की और मजबूरन फिर वो एक्टिविटी को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो तकरीबात थी उन्हें कैंसिल करना पड़ा। ज़ाहिर है गम की सिचुएशन थी, ये भी एक सोचने का अंदाज है। बहरहाल मेरा ये था कि अगर इस तरीके से आप अपनी एक्टिविटीज को कैंसिल करते रहेंगे तो वो फिर इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहेंगे। ये एक्टिविटीज कैंसिल नहीं होनी चाहिए। बहरहाल उसमें आप एक्टिविटी करके शोहदा के लिए दुआ करें, उनके लवाहिकीन को आप स्टेज पे बुलाएं और बताएं कि इन लोगों ने मुल्क कौम की वजह से इस्लाम की खातिर ये तकलीफ उठाई है। इस तरह उसको एक तब्दील फॉर्म के अंदर एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सकता था, बजाय ये कि आप इस तरह की एक्टिविटीज को कैंसिल कर देंगे। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो बेचारी अपने मामलात भी देख रही होती है कि इसको कोई बहाना बना के और तरफ ना चल पड़े। आपको पता है कि यहां पर तो जो लोग अपोजिशन में होते हैं वो तो हुकूमत की कमजोरियां ढूंढते हैं, और वही लोग जब खुद अपोजिशन में आते हैं तो जिन बातों के ऊपर टॉन्ट कर रहे होते हैं वो खुद करना शुरू कर देते हैं, और जो अपोजिशन से हुकूमत में गए होते हैं वो वही हरकतें करना शुरू कर देते हैं। कोई भी सबक नहीं सीखता। यह सिलसिला उसी तरीके से जारी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में इन हालात के ऊपर कोई नजर करम फरमाए और हमें इस तकलीफ से निकाले। रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमतम वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसनतम वकीना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमाईन इला यौमिद्दीन आमीन। करंट अफेयर नंबर 2, वो मेरे भाइयों PTI के चंद स्पोर्टर्स जो सहाफी हैं, कॉपी पेस्ट करने वाले, जो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर डॉलर्स बना रहे हैं। पिछले दिनों हमारे भाई इकरारुल हसन ने बड़ी अच्छी 6 मिनट की एक वीडियो बनाई कि वो अकेला अंदर जेल में सख्तियां काट रहा है और आप लोग बाहर ये नारा लगा रहे हैं कि डट के खड़ा है ताकि वो अंदर ही रहे। उनका जी इससे पहले भी एक डट के खड़ा हुआ था, वो तख्तेदार तक पहुंच गया, डेमोक्रेसी फिर भी कोई नहीं आई। ये भी अगर जेल के अंदर मर जाएगा, डेमोक्रेसी इस तरीके से नहीं आएगी कि आप उसको अंदर रखें और उसके नाम के ऊपर डॉलर्स बनाना शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक बात की। इनके ही एक जो गुरु हैं बड़े, जो आजकल खुद भगोड़े हुए में, हालांकि ये पॉलिटिशियंस को ताना दिया करते थे कि ये भगोड़े हैं। उस वक्त जब पॉलिटिशियंस कहते थे ना कि भाई हमें अदालतों से इंसाफ की उम्मीद नहीं, हम इसलिए भाग रहे हैं, तो ये कहते थे नहीं आप सामना करें। और अब खुद भाग के दूसरे मुल्कों में बैठे हुए हैं और अदालतों का सामना नहीं कर रहे। लो सामो, हम तो सामना कर रहे हैं, हम तो यहीं बैठे हुए हैं भाई। तो ये एक जो इनका बड़ा गुरु है हलाल भगोड़ा, इसने पिछले साल भी इन्हीं दिनों में रमजान मुबारक स्टार्ट होने से जस्ट पहले, जबकि शैतान कैद होने वाला था, जाते जाते इन्होंने ये काम डालने की कोशिश की। फरवरी 2025 के अंदर, और अब आज है 8 फरवरी 2026 बमुताबिक 19 शाबानुल मौज़म 1447 हिजरी। बिल्कुल इन्हीं दिनों में पिछले साल इसने मेरे ऊपर 5 झूठे इल्जामात लगाए, 5 मैंने साबित कर दिए। इसने कहा कि जी इंजीनियर साहब इद्दत केस पे नहीं बोले,
हालांकि मैं वाहिद था जो बोला, और 6 लाख से ज्यादा लोगों ने वो वीडियो देखी थी। और जिन मौलवियों को बुला के ये दुआएं करवाया करते थे बनी गाला में, उनमें से किसी को तौफीक नहीं हुई बोलने की। उनके खिलाफ कोई क्लिप नहीं बनाया। फिर उस हलाल भगोड़े ने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया कि ये 9 मई पे नहीं बोला। मैंने कहा मैं बोला हुआ हूं। ये 26 नवंबर पे नहीं बोला। मैंने कहा मैं उस पर बोला हुआ हूं। ये खान साहब के जाती किरदार की बात करता है। मैंने कहा भाई मैंने जाती किरदार नहीं, पॉलिटिकल किरदार की बात की थी। जाती किरदार तो हम किसी का नहीं छेड़ते, बल्कि हम पे तो इल्जाम है कि हम सेकुलर्स के सपोर्टर हैं इन्हीं बातों की वजह से कि मैं किसी के जाती किरदार के ऊपर कोई हमला नहीं करता। फिर उसने कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट को क्यों नहीं कहता कि माफी मांगे। तो उसी वीडियो के अंदर मैंने एस्टेब्लिशमेंट को भी कहा हुआ था। जितने इसने झूठे इल्जाम लगाए, और सरकार इसने खान के दौर में ना कहता था कि जनाब वो काबे की छत पे, हालांकि इसको याद नहीं था कि ये काबे की छत वाला बयान उसके उतारे जाने के बाद था। लो सामो, यूट्यूब तो झूठ नहीं बोलता ना, यूट्यूब की तो कोई सियासी जमात नहीं, कोई फिरका नहीं। और वो बयान इन्होंने शेयर करवा के फेम हासिल किया। और जिस वीडियो से मेरे ऊपर इल्जाम लगाए उसमें तो मैंने सबकी बात की थी कि आर्मी चीफ भी, नवाज शरीफ साहब भी, जरदारी साहब भी, ये सब के सब लोग काबे की छत पे खड़े होकर तौबा करें अपनी गलतियों से। इसे बाद में एहसास हो गया, लेकिन 8 साल होने को है, इसने कोई माफी नहीं मांगी, कोई तौबा नहीं की। एक पॉइंट उसमें से पकड़ा, मैंने झूठे को घर बचाने की खातिर मैंने उस पर माफी मांग ली, हालांकि बनती नहीं थी। मैंने कहा था कि यह पॉलिटिकल जलसे में जाकर तकरीर कर चुका है, और वो पॉलिटिकल जलसा ही था इस एतबार से कि उसमें सिर्फ खान साहब बैठे हुए थे और उनके हमनवा बैठे हुए थे, सहाफी भी और वकला भी, और उसमें इसने जाके तकरीर की थी। तो ये कह रहा था नहीं जी ये पॉलिटिकल जलसा नहीं था, बल्कि ये वकला की थी, वही जो कुत्ता लाल करने के लिए आप जो मर्जी नाम रख ले। मैंने कहा चल, ये अगर तू ये नहीं कहता ना, तुझे और तो कभी तौफीक नहीं हुई कभी नून लीग के जलसे में जाके तू इस तरीके से खिताब करे, या कि उस वक्त तो अभी तरह नजरियाती हुए ना, या जाके पीपल्स पार्टी के, चल मैं मान लिया कि वो जलसा नहीं था तेरे कहने पे, फिर भी कोई माफी नहीं मांगी। फिर हमारे भाई मंसूर अली खान ने भी ऑफर की, क्योंकि इन दोनों की इकट्ठी ज्वाइनिंग है मीडिया की फील्ड में, कि मैं मीडिएटर बन जाता हूं। मैंने कहा ठीक है, शाद भट्टी साहब को बिठा लें, ऑनलाइन आ जाओ। फिर उन्होंने वीडियो बनाई कि नहीं, मैं जब पाकिस्तान जाऊंगा ना तो फिर मैं 2-3 दिन के लिए जेलम अकेडमी जाऊंगा। हम इंतजार कर रहे हैं भैया आपका, पता नहीं पाकिस्तान आपने कब आना है, लेकिन एटलीस्ट ऑनलाइन तो आके ये मसला रिजॉल्व करें जो आपने झूठे इल्जाम लगाए हैं और बार बार मेरे ऊपर लगा रहे हैं। जो कबर परस्त किस्म के मौलवी हैं उनके साथ इन्होंने दोस्तियां गांठी हुई हैं, कट्टर किस्म के नासबी अहले बैत से दुश्मनी रखने वाले लोग, उनके साथ इनकी दोस्तियां हैं, बाकायदा जिक्र करते हैं, उनकी किसी गलती पे नहीं बोलते, और जिसकी वजह से नमाजें शुरू की उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं। अभी हाल ही में आपको पता है जब मैं जेल से निकल कर आया तो इसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि इंजीनियर साहब ने इस्तिस्ना को जायज करार दे दिया, और वो siyaset.pk, बेसिकली तो वो siyaset.pti है, वो हमेशा आधे बयान मेरे चलाता है। वो पहली दफा उसने बयान पूरा मेरा लिखा, उसके आगे लिखा हुआ था, लेकिन मैं इसे दुरुस्त नहीं समझता, ये उसने नहीं पढ़ा। ऊपर वाली जो दलील मैंने उनकी पेश की थी कि वो ये कहते हैं, वो पढ़ दी और कहता है इंजीनियर साहब ये कर रहे, उसमें भी इसने माफी नहीं मांगी। और अब इनकी ट्रोलिंग हो रही है, जिस तरह ये किसी की ट्रोलिंग किया करते थे ना, अब हमारी एकेडमी में ना इसके चमचे राब्ता करते हैं, इंजीनियर साहब हमारी ट्रोलिंग क्यों करवा रहे हैं। भाई ट्रोलिंग तो आपकी खुद हो रही है क्योंकि आप झूठ बोलते हो। जो आपने मुझ पे हमला किया आपके ऊपर उल्टा पड़ गया, पता चल गया कि भाई ऐसी बात ही नहीं थी। और आपके अपने चाहने वाले साफियों को मैंने वो इंटरव्यू दिए हुए हैं, siyaset.pk वाले को इंटरव्यू दिया, इस्तिस्ना डिस्कस हुआ, नादिर बलोच साहब को इंटरव्यू दिया, इस्तिस्ना डिस्कस हुआ। हालांकि आप लोग तो उस वक्त की एक्सटेंशंस के खिलाफ नहीं बोले थे जब आपके महात्मा साहब दे रहे थे, तो इसने ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए, ढूंढ ढूंढ के मेरी वीडियोस काट के अपलोड करते हैं और फिर भाग जाते हैं। तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। अब हमारे जो भोले भाले किस्म के चंद स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जब नजर आता है कि हमारे महात्मा की भी ठुकाई हो गई इन यूट्यूबर्स की वजह से, तो कहते हैं इंजीनियर साहब आप पॉलिटिक्स पे बात ना करें। वाह वाह,
جب میں تمہارے مہاتما کی UNO کی تقریر کی تعریف کر رہا تھا اس وقت تو کسی کو خیال نہیں آیا کہ میں پالیٹکس پہ بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل گورنمنٹ کا وزیر اعظم کیا ہوا تھا نا. جب میں اسلامو فوبیا کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا تھا اور خان صاحب کی تعریف کر رہا تھا اس وقت تو آپ کو خیال نہیں آیا. جب مولویوں نے انہیں نبی الاسلام کے لیے لفظ ذلیل استعمال کرنے کے اوپر 295C کا مصداق قرار دیا, خادم رضوی صاحب نے کہا تھا تو بڑا ذلیل ہے. یہ وہ جو آپ میمز میں دیکھتے ہیں نا, وہ اس مہاتما کو کہا تھا انہوں نے, اور اپنی ڈاکٹر نے بالکل صحیح کہا تھا. مس ہینڈلنگ ہوئی تھی اس سے, لیکن میں نے کہا یہ توہین رسالت اس لیے نہیں بنتی کہ اس کو اردو نہیں آتی ہے. وہ بیسیکلی نبی الاسلام پہ جو تکالیف آئی اس کے لیے اس نے لفظ ذلیل استعمال کیا جو اس کا نہیں بنتا تھا, لیکن توہین مذہب نہ لگائے. پھر میں نے وہی لفظ ذلیل جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے بھی ثابت کیا بریلویوں کے, اور جو بندیوں اور اہل حدیثوں کے مشترکہ بزرگ اسماعیل دلوی سے بھی ثابت کیا. اس وقت تو کسی کو خیال نہیں آیا کہ جناب آپ پالیٹکس پہ بات نہ کریں. تو بھائی یہ آپ سلیکٹو معاملات نہ کریں, اللہ سے ڈر جائیں. یہ جھوٹ اب اس میڈیا کے دور میں چل نہیں سکتے. اور اپنا حال یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے میں نے تو آپ کو پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ اب یہ بندہ باہر آنے والا نہیں ہے اتنی آسانی سے. اور یہ آپ کو 35 اپریل کی ڈیٹ دیتے تھے, کبھی 36 مئی کی, کبھی 40 جون کی, جو کیلنڈر میں تاریخیں نہیں ہوتی ہیں. اور آج تک انہوں نے معافی نہیں مانگی, ڈالرز اپنے پکے کیے اور مجھ پہ الزام. ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر جھوٹا کیس بنایا, اب انہوں نے مان لیا کہ جی جھوٹا تھا. خاقان عباسی پہ جھوٹا تھا, مفتاح اسماعیل کے اوپر جھوٹا تھا, لیکن بنایا. تو اگر تمہارے نزدیک اب تمہارے بڑے کے اوپر جھوٹا ہے نا, تو بھائی بھگتو, جو بو گے وہ کاٹو گے. تمہارے نزدیک, میرے نزدیک نہیں. میرے نزدیک جو 9 مئی کا مسئلہ ہے وہ کرٹیکل مسئلہ ہے بالکل. اور یہ یاد رکھیے گا, میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, آج پھر کر رہا ہوں کہ 9 مئی میں اگر کسی ایک بندے کو سزا ہوئی نا, ایک بندے کو, باقی سب چھوٹ گئے, تو وہ ہوگا جو اڈیالہ میں ہے اس وقت. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ میری کوئی خبر نہیں ہے, ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا, میری اسیسمنٹ ہے. ہاں اگر دوبارہ سے دوستی ہوگی, پھر سیم پیج بحال ہو گیا, پھر اسٹیبلشمنٹ نے گود لے لیا, تو پھر معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے, ورنہ نہیں. اب یہ میں جب ان کو حقائق بتاتا ہوں کہتے ہیں بغض عمران ہے. جی یار عمران تو میرا کمپیٹیٹر ہی نہیں بھائی, وہ فوت ہو جائے گا, لوگ یاد کیا کریں گے, بھٹو زندہ ہے, خان زندہ ہے, کے پی کے عوام مر گئے ہیں, سندھ کے عوام مر گئے ہیں, لیکن بھٹو بھی زندہ ہے اور عمران بھی زندہ ہے. یہ ہوا کرے گا بس, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. کبھی برسی کے اوپر کوئی تقریر کوئی چلا دیا کرے گا, لیکن ہماری لیگیسی آپ نے دیکھا, میں تو ماری گیا تھا نا اڈیالہ میں, ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا 295C میں, لیکن باہر ہر جگہ میری آواز گونج رہی تھی, میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. میرا کمپیٹیٹر وہ کہاں سے ہے جی؟ بغض عمران ہے. بھائی یہ بغض عمران نہیں ہے, یہ حب قرآن ہے. اولو العلم قائما بالقسط, یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ انصاف کے اوپر قائم ہے, اور اہل علم کی بھی صفت ہے کہ وہ انصاف کے اوپر قائم ہے. انصاف کے ساتھ بات کرنی چاہیے. بالکل انجینئر صاحب کو انہوں نے اندر اس لیے کیا کہ ہمیں ڈی فیم کریں گے, وہ دیکھیں خان صاحب پہ بات کرنا شروع ہو گئے. اور بھائی میں 21 دسمبر 2025 کو اپنی اس کرسی پہ بیٹھا, 2 گھنٹے میں نے تمہارے مہاتما کا نام تک نہیں لیا. اگر میں نے کوئی بات کرنی ہوتی اس وقت کرتا. یہ تو آپ کے ایک قریبی صحافی ارشاد بھٹی صاحب, جن سے میرا ایک ذاتی تعلق بھی ہے, انہوں نے, حالانکہ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ مہاتما کا ذکر نہ کرنا. وہ آپ کو پتا ہے ہر جگہ طارق جمیل صاحب کے پاس جائیں وہاں پہ لچ فرائی کر دیتے ہیں خان صاحب کے حوالے سے. نہیں کچھ تو پوچھوں گا. پھر میں نے کچھ بتایا, پھر ظاہر ہے وہ ایک پنڈورا باکس کھل گیا. شاہ زیب خان زادہ نے پروگرام دیکھ لیا, انہوں نے پوچھا, پھر جاوید چودھری صاحب, اور اس طرح. ورنہ اگر میں نے خود ذکر کرنا ہوتا تو میں جو بیانیہ دے رہا تھا, جو میری ویڈیو ملینز آف پیپل تک پہنچی, اس میں تو میں نے ذکر نہیں کیا, اشارہ تک بھی نہیں کیا. لیکن ان ظالموں کو دیکھیں کہ جی اصل میں جو جرم خود کیا ہوتا ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. یہ خود اعلی کر رہے ہیں نا, تو یہ سمجھتے ہیں باقی بھی ایسے ہی کرتے ہیں. بھائی دنیا میں خالص لوگ بھی ہیں, آپ کو اگر نصیب نہیں ہوئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالص لوگ دنیا میں موجود نہیں ہیں. جی انجینئر صاحب جناب, وہ ان کو کیسے پتا چلا خان صاحب ہیں؟ بھائی میں ان کی آواز نہیں پہچانتا, ان کی گفتگو نہیں پہچانتا,
क्रिकेट के ऊपर अगर दकीक गुफ्तगू हो रही है तो वहां पे कोई टेप रिकॉर्डर चला हुआ है जो कर रहा है। जी इंजीनियर साहब को खुशबू कैसे आ गई? अच्छा आपको नहीं आती? आपके अगर कोरोना के बाद नाक बंद हो गए तो आपका अपना कसूर है। और देखें मेरी सारी बातों की तस्दीक आंटी लीवा ने कर दी। उन्होंने तो देसी घी में देसी मुर्गा भी ऐड कर दिया, नट्स भी ऐड कर दिए, कितना कुछ। तो उनके खिलाफ कोई ट्रेंड नहीं चलाया। और महमूद खान अचकजई ने कहा कि भाई इस तरह अगर बंदे को अंदर करोगे तो गालियां निकालेगा ना तुम्हें अंदर से, गुस्से में वो गालियां ना निकाले तो क्या करे। और महमूद खान अचकजई साहब ने तो बकायदा कुरान की आयत कोट कर दी कि अल्लाह ताला बुराई के साथ जिक्र पसंद नहीं करता मगर वो शख्स कि जिस पे जुल्म हुआ हो। ये आयत कोट कर दी अचकजई साहब ने। तो कह रहा हूं गालियां निकाल रहा है, यानी उनके पास रिकॉर्डिंग्स थी ना, मैंने तो खुद सुनी हुई है चीजें कुछ, चले वो मैं बयान नहीं करता किसको दे रहे थे, क्या कर रहे थे। तो अचकजई साहब ने तस्दीक कर दी, मेरी हर बात की तस्दीक हुई, उसके बावजूद इसको तौबा की तौफीक नहीं मिली और ये इल्जाम दर इल्जाम। और अब इन्होंने इस वीक में एक नया काम डाल दिया। मेरी पुरानी एक वीडियो उठाई और उनका एक फ्रंटमैन साहबी आपको पता यहां आया था, वो रैप है पाकिस्तान में उनका, उसने पकड़ के डाल दिया एक्स के ऊपर और फिर सारों ने शेयर करवा दी और फिर व्लॉग भी बनाने शुरू कर दिए। उस भगोड़े ने भी, हलाल भगोड़ा, क्योंकि हराम भगोड़ा तो नहीं, हराम भगोड़े तो मुखालिफ होते हैं ना, खुद जाए तो हलाल भगोड़े होते हैं। अब मैं तो कह सकता हूं ना, मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूं ना भाई, मेरा तो राइट है मैं बोलूं। जी नवाशी साहब, बिल्कुल जी नवाशी साहब भी उस वक्त के भगोड़े थे, हाँ बिल्कुल तुम्हारे भाई हैं वो, हमें किसकी दोष लगाते हो। तो पतंगबाजी से मुतालिक मेरी चंद सेकंड्स की वीडियो, चंद सेकंड्स की जो बात शुरू हुई है, टोटल वीडियो भी 1 मिनट की भी मुश्किल से होगी, उसमें से चंद सेकंड्स काटे और हसन यूब साहब के साथ मेरी एक पॉडकास्ट थी, उसका क्लिप जोड़ के कहा कि इंजीनियर साहब ने पतंगबाजी को हलाल कह दिया है, पहले ये हराम कहते थे। बसंत या पतंगबाजी के हराम से हलाल का सफर, ये क्लिप डाला और नीचे उसने कमेंट्स लिखा कि कोई तरीका है कि उस्ताद जी की पुरानी वीडियोस डिलीट हो जाए। ये उसने मुझ पे टॉन्ट किया कि इंजीनियर साहब को पुरानी वीडियोस हॉन्ट कर रही हैं। भाई आपके उस्ताद मोहतरम को कोई वीडियो हॉन्ट नहीं करती, अगर कहीं पर उनकी गलती होती है तो वो माफी मांग लेते हैं। मैं प्लेनेट अर्थ के ऊपर वाहिद इस वक्त इस्लामिक स्पीकर हूं जिसने अपनी गलतियां खुद वीडियो में 10 रुजू रिकॉर्ड करवाए हुए हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के 10 रुजू। आपका जो लीडर इनकलाब मोहतरम है ना, उसके लिए कोई तरीका ढूंढे कि उसकी वो पुरानी वीडियोस डिलीट हो जाएं। जब ये लोग हमें बताते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, भाई कौम का बाप मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसका ताल्लुक आर्मी से नहीं था, वो एक पॉलिटिकल लीडर था, नाम मौलवी था, कि मौलवियों ने बाद में कब्जा कर लिया मुल्क के ऊपर। देखें मुल्क बनाया है एक सेकुलर बंदे ने और कब्जा कर लिया मौलवियों ने, कितना जुल्म है। मुल्क बनाया एक पॉलिटिकल लीडर ने, कब्जा कर लिया एस्टैब्लिशमेंट ने। तो तुम अपने महात्मा के लिए कोई तरीका ढूंढो कि उसकी वो वीडियो डिलीट हो जाए कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, उसकी वो वीडियो डिलीट हो जाए जिसमें वो महमूद खान अचकजई की नकलें उतारता था। हां, और आज उनको अपोजिशन लीडर बना दिया है और अनकरीब उतर भी जाएंगे, क्योंकि इतना फेयर बंदा जो है ना वो इस जमात में गुजारा कर ही नहीं सकता। इनकी डायनेमिक्स ही डिफरेंट है, ये मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूं। हां बिल्कुल ऐसे ही होगा। इंजीनियर महमूद खान अचकजई, हां इंजीनियर है वो भी, मैंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, उन्होंने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। वो अपनी जगह पे उधर ही खड़े हुए हैं जहां वो उस वक्त थे कि जब कंटेनर पे ये नकलें उतारता था। तो उसके लिए दुआ करो कि उसकी वीडियो डिलीट हो जाए। जब तुम लोग बलोचियों के बारे में कहते थे ना कुछ किया इसलिए उठाए गए, वो वीडियोस तुम्हारी डिलीट हो जाएं। जब 5th जनरेशन वार के नाम के ऊपर आसिफ गफूर साहब को यूज करके तुम लोग ये सारी हरकतें करते थे, दुआ करो वो वीडियोस डिलीट हो जाएं। अपनी वीडियोस की डिलीट होने की दुआ करो। और सबसे बढ़कर पापा जॉन्स, हां दुनिया को भाषण देने, और जब अपने उस फौजी जर्नैल के पापा जॉन्स निकल आए तो कहता है मैंने खुद देख लिया, मैंने तहकीक कर ली है, लोगों के केसेस नैब को भिजवाने, और गोद में बैठा हुआ था ना,
जी इंजीनियर साहब छोड़ दें, अब उतर आया ना जनाब, उतर नहीं आया, उतार दिया गया, अभी लेंगे दोबारा आ जाएगा। तो अपनी वीडियोस की फिक्र करो। अब वो जो पतंगबाजी वाला जो मेरा क्लिप था, उसका मैं एंड पे जवाब थोड़े से टाइम में 7 इल्मी पॉइंट्स की शक्ल में दूंगा, जहन्नम के 7 दरवाजों की निस्बत से। अगर आपको बुरा लगे तो चले तवाफे काबा के 7 चक्रों की निस्बत से। हाँ, इल्मी पॉइंट नंबर 1 ये कह रहे हैं कि जी इसने खान साहब के दौर में उस वीडियो में पतंगबाजी को हराम करार दिया था और आज ये उसको जायज करार दे रहा है। हालांकि हैरान कुन बात आपको बताऊं कि वो जो वीडियो इन्होंने काट के लगाई है वो नून लीग के दौर की है, 4 मार्च 2018, और तुम्हारे महात्मा ने 18 दिसंबर 2018 को हलफ उठाया था। 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे, 25 जुलाई को इलेक्शन हुए और मेरी वो वीडियो है 4 मार्च 2018 की, 4 महीने पहले की ऑलमोस्ट। वो नून लीग के दौर की वीडियो थी जिसमें ये कह रहे हैं कि पतंगबाजी को उस वक्त हराम कहता था क्योंकि हमारे महात्मा की हुकूमत थी। आज नून लीग का सपोर्टर है इसलिए इसको हलाल कह रहा है। हालांकि वो भी नून लीग की हुकूमत में ही मेरा क्लिप रिकॉर्ड हुआ है। यूट्यूब अपलोडिंग डेट बता देगा आपको, 4 मार्च को रिकॉर्डिंग हुई थी, 8 मार्च को अपलोड हुआ, तो प्रोग्राम तो बढ़ गया इधर ही। हाँ, पूरी डॉक्ट्रिन गिर गई। इसलिए जनाब कल से फोन पे राब्ते कर रहे हैं कि जी हमारी ट्रोलिंग हो रही है और ये कौन इतनी लंबी वीडियोस देखे। और तू 1 मिनट की वीडियो नहीं देख सकता जालिम आदमी, चंद सेकंड्स तूने उठाए, अखलाकी जुर्रत कर और माफी मांग ले। अभी तो इतनी माफियां लिस्ट में बाकी हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 2, वो क्लिप आधा था, उसमें बात यहां से स्टार्ट हुई कि मैंने उस वक्त भी कहा कि पतंगबाजी तो मैं बचपन में शौक से करता था, जब से ये मनूस डोर आई केमिकल हमारी खुशी इन्होंने छीन ली, मैं तो खुद पतंग बनाया भी करता था। वो सारी बातें जो मैं आज कर रहा हूं मैंने उस वक्त उस क्लिप में भी की हुई हैं। फिर मैंने कहा कि हां ये केमिकल डोर और बेहयाई के फितने की वजह से बसंत ये पतंगबाजी, इसको मैं गलत समझता हूं और मेरा मौकिफ आज तक मौजूद है। इल्मी पॉइंट नंबर 3, इवन खान साहब के दौर में जब हमारे जेएनएम से फवाद चौधरी साहब ने बसंत के हक में बयान दिया और कहा कि हम करवाने जा रहे हैं तो मैंने मुखालफत की थी और उस वक्त भी मैंने रीजन यही रखी थी कि केमिकल डोर की वजह से लोगों के गले कटते हैं। कितने लोग शहीद हुए। इल्मी पॉइंट नंबर 4, अभी पिछले वीक 1 फरवरी 2026 को, 1 हफ्ता पहले मेरी वीडियो अपलोड हुई है, लाखों लोगों ने वो वीडियो देखी है, उसके क्लिप्स कहां कहां नहीं गए। उसमें मैंने दोबारा से ये बात की है कि अगर केमिकल डोर यूज होती है और लोग इसकी वजह से कत्ल होते हैं तो मैं इस किस्म की बसंत को या पतंगबाजी को सपोर्ट नहीं करूंगा। और रहा बेहयाई का फितना, वो हर शख्स ने इंडिविजुअली देखना है। जो लोग खुद बेहयाई कर रहे हैं वो उसमें मुजरिम होंगे। हां, अगर कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट में अपनी फैमिली के साथ छत पे जाता है तो उसका राइट है। बेहयाई को मैंने अभी भी कंडेम किया और मैंने साथ साथ केमिकल डोर की मुखालफत की। और कुछ चीजें ऐसी रिपोर्ट हुई हैं, केमिकल डोर तो नहीं। अब लोग कह रहे हैं वो जी देखे नहीं फलां जो है पतंग लूटते हुए चढ़ गया खंबे के ऊपर। और अब इंजीनियर साहब बताएं कि जी इसकी दियत कौन देगा। इंजीनियर साहब क्यों बताएं भाई, खंबे के ऊपर कोई सीएम की वजह से चढ़ा है? ये तो इसी तरीके से है कि कोई शख्स बगैर हेलमेट के मोटर बाइक चलाता है और स्लिप कर जाती है मोटरसाइकिल और सर उसका जाके जमीन पे लगता है, मर जाता है, तो आप प्राइम मिनिस्टर को पूछेंगे? उन्होंने तो नहीं कहा था कि आप ऊपर चढ़ो। इसी तरीके से वो एक वीडियो इतनी वायरल हुई है, आपने देखा, एक पता नहीं वो कैसा बेवकूफ आदमी है जिसने मुंह में वो पेट्रोल डाला हुआ है और वो फूंक मारा है, उसके मुंह को आग लग गई है। तो अब ये तो प्राइम मिनिस्टर ने या सीएम ने तो नहीं देखने, ये लोगों की खुद हरकतें हैं। हाँ, उनके देखने का काम यह है जो उन्होंने किया। इल्मी पॉइंट नंबर 5, 1 फरवरी 2026 वाली वीडियो में मैंने यह कहा कि इमरान खान साहब के मानने वालों को इजाजत होनी चाहिए कि वो उनकी तस्वीर लगाएं अपनी पतंग के ऊपर। बापा जानी के मानने वाले भी लगाएं। हां, मैंने कहा मेरी कोई ना लगाए क्योंकि रिलीजियस पर्सनैलिटीज के साथ बुत परस्ती जुड़ जाती है। आप सोच रहे होंगे कि बापा जानी रिलीजियस पर्सनैलिटी नहीं है। नहीं जनाब, वो रिलीजियस पर्सनैलिटी नहीं है,
وہ तसव्वुफ का सिंबल है, यादगार असलाफ है। तो मैं अगर हुकूमत के एजेंडे पे होता तो मैं हुकूमत की पाबंदी के खिलाफ बोल रहा होता कि जी खान साहब की तस्वीर लगनी चाहिए। इल्मी पॉइंट नंबर 6, उसी 1 फरवरी 2026 के लेक्चर में मैंने यह भी कहा कि 132 गानों पे पाबंदी लगी, बाकियों में भी लगाएं, ये बेहयाई के ऊपर मबनी है। अगर मैं गवर्नमेंट की जुबान बोल रहा होता तो मैं ये बात करता। इल्मी पॉइंट नंबर 7, उसी 1 फरवरी 2026 वाले लेक्चर में मैंने ये कहा, गवर्नमेंट को कहा कि शुक्र करो कि पीटीआई वालों ने मजहबी टच लगा के बसंत या पतंगबाजी को हराम नहीं कह दिया। वो आपके साथ मिलकर पतंगबाजी कर रहे हैं और अपने लीडर की तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि वो कौमी धारे में वापस आए हैं। आप कह रहे हो कि तस्वीर ना लगाओ। मुझे बताएं, अगर मैं गवर्नमेंट का स्पोक्समैन होता तो मैं ये बात करता। अच्छा, इसके बाद मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। हां, मैं कोई कासिम अली शाह नहीं हूं, हां, या मैं बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज नहीं हूं। मैं कल ही तो पूरा पै जाऊंगा। मैं मौलवियों ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਾ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 버ਗਰ ਖਾਣ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ करना है? जिन्होंने मेरी लाइफ वनरेबल की, मैंने उनका लिहाज नहीं किया। 295C कटवा ली अपने ऊपर क्रेन पार्टी की मुखालफत की वजह से, उन्होंने ही सारा फ्यूल भरा था ना। तो तुम लोग क्या कर लोगे ज्यादा ज्यादा? मुझसे ये उम्मीद न करना कि मैं कोई लिहाज करूंगा। और अब इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारे स्टूडेंट्स का काम है कि इस हलाल भगोड़े की मीम्स बनाएं और इसे गिफ्ट भेजें। इसका हक यही है। वो इस्तिस्ना के मसले में इसने झूठ बोला, उसमें भी इसकी मीम बन गई थी। इंशाअल्लाह ताला मैंने मीम्स का मटीरियल प्रोवाइड कर दिया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीजें मुझे इसलिए बोलनी पड़ती हैं कि जाहिर है कि ये भी एक मजहबी पर्सनैलिटी को टारगेट किए हुए हैं, जिनको इन्होंने तनख्वाहें खिलाई अपने दौर के अंदर, जिनके कारोबार लॉन्च करवाए, मैं नाम लिए बगैर, क्योंकि मेरे लिए भी वो काबिल एहतराम है हस्तियां, उनके बारे में कोई नहीं बोलता। मेरे बारे में सारे बोलते हैं, जी इंजीनियर साहब पॉलिटिक्स में लुच फ्राई करते हैं इसलिए बोलते हैं। अल्लाह के बंदो, तुम जब मजहबी लुच फ्राई करोगे तो मैं उसमें बात नहीं करूंगा, और मैं तो उसूलन बात करता हूं। अच्छा, आजकल इसने अपना बयान बदला, कहता है वो इंजीनियर जो है ना, थोड़ा थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बोलता है, थोड़ा थोड़ा नून लीग के खिलाफ भी बोलता है, लेकिन असल में हमारे खिलाफ है। जिस तरह वो बरेलवी कहते हैं कि ये वाबियों के खिलाफ हम ही बोलता है, असल ही साढ़े खिलाफ है। हाँ, सेम वही मेंटेलिटी। और वाबियों से पूछो, कहते अभी बरेलवियों के खिलाफ बोलता है, कबर परस्ती थे, असल ही सानू टारगेट किए हैं। तो मैं इस हलाल भगोड़े से कहूंगा, तू भी कभी जुर्रत करके किसी गवर्नमेंट की अच्छी चीज की तारीफ कर देना, देख अगले दिन तेरी कैसी ट्रोलिंग होती है। तू भी एक लाइन लिए हुआ है ना, ये कोई साफत नहीं है। साफत यह है कि अच्छी चीज की तारीफ करो और बुराई को बुराई कहो, ख्वाह वो तुम्हारे अपने पॉलिटिकल लीडर के अंदर मौजूद हो। मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि सच्चाई के साथ बयान करता हूं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि 2018 के इलेक्शन भी आरटीएस के जरिए एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो गलत था, और 8 फरवरी के इलेक्शन में जो कुछ हुआ ये भी गलत था। तुम भी जुर्रत करो, नहीं नहीं ओ ठीक सी, ओ हलाल धांधली सी, ए हराम धांधली है। हाँ, बस वही हलाल जो है 5th जनरेशन वार और हराम 5th जनरेशन वार, हलाल भगोड़ा और हराम भगोड़ा, हलाल सेम पेज और हराम सेम पेज। और मुझे दुख होता है मजहबी लोगों की मत मारी हुई है एक पॉलिटिकल लीडर की मोहब्बत के अंदर। इस तरह ना करें भाई, अपने दीन को कंप्रोमाइज ना करें। इन लीडर्स ने आपकी दुनिया तो कोई नहीं बनानी, आखिरत बर्बाद कर देनी है। इसलिए मेहरबानी करें, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स रहने दें, दीनी मामलात जहां पर आए आप कुरान और सुन्नत को फॉलो करें, मुझे भी ना फॉलो करें, लेकिन एटलीस्ट अपने लीडर की मोहब्बत में कि वो डीफेम हो रहा है, उसकी गलती हाईलाइट हो रही है, या आपने अपने मुखालफीन को नीचा करना है, उसके लिए मेरे किसी क्लिप को इस्तेमाल करना और मेरे खिलाफ इस तरह करना, तो भाई मुझे तो इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं वो जस्टिस वकार सेठ की तरह रात को वो रेसलिंग देकर सोते थे। आपको पता है ना, जब उन्होंने मुशर्रफ के लिए फैसला किया, दिलेर आदमी था जस्टिस वकार सेठ, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे पेशावर के, सुप्रीम कोर्ट में आना था, फिर वो कोरोना में शहीद हो गए, पता नहीं शहीद हुए कि शहीद करवा दिए उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने। बड़ा दिलेर आदमी था। तो वकील सुबह के वक्त जब पेश हुए, उन्होंने कहा सर भौचाल आ गई आपके फैसले की वजह से कि आपने कहा कि मुशर्रफ की लाश अगर आए तो वो भी 3 दिन के लिए डी चौक पे लटकाई जाए, इसने आइन तोड़ा है।
تو انہوں نے کہا اچھا مجھے تو نہیں پتا, میں رات کو ریسلنگ دیکھ کر سوتا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں میں خبریں دیکھوں. تو میرا بھی یہی حال ہے, میرے پاس اللہ کے فضل سے نہ اسمارٹ فون ہے, اوکیڈمی کا اسمارٹ فون ہے, کبھی کبھار کوئی کسی کو میسج کرنا ہو تو وہ مجھ سے کروا دیتے ہیں, نہ میں نے کبھی ایکس دیکھا سنا, وہ کہا جاتا ہے نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ دل پہ گمان گزرا, یہ وہ ساری چیزیں, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, زیادہ سے زیادہ مجھے کوئی ای میل پہ کوئی چیز بھیج دے یا یوٹیوب پہ, اور میں نے دانستہ طور پہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کیا ہوا ہے, ورنہ اتنے لوگ